नमस्कार। आप अगर मेरे पीछे देख रहे हों तो आप पहचान सकते हैं कि हम इस समय कहां पर हैं। अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से जाता है तो बस्तर की सबसे खूबसूरत जो जगह है वो उसका रास्ता इसी जगह पर आता है जहां पर इस समय हम बैठे हुए हैं। मेरे पीछे जिनको अभी तक अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि हम चित्रकोट प्रपात के एकदम सामने हैं। और आप ये देखेंगे, आपने अभी तक पिक्चरों में देखा होगा, फ़ोटो में देखा होगा, लेकिन पहली बार IBC 24 आपके लिए एक ऐसा शो लेके आ रहा है जो कि चित्रकोट प्रपात के सामने है। और मेरे साथ इस शो में जगदलपुर के या बस्तर के मैं कहूँ सारे बड़े पत्रकार इस नाव में मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी, आप अपना एक बार परिचय इसमें दीजिए। नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता पत्रिका में संपादक के पद पर कार्यरत हूं जगदलपुर में। और मेरे साथ सुरेश जी हैं। मैं सुरेश रावल, हरिभूमि ब्यूरो चीफ हूँ। नमस्कार। और मेरे साथ नमस्कार, मैं श्रीनिवास रथ, दंडकारण्य समाचार से। और मेरे साथ यहाँ पर मैं शिव प्रकाश सीजी, नवभारत प्रेस में स्थानीय प्रतिनिधि हूँ। नमस्कार, मैं संतोष सिंह, वरिष्ठ पत्रकार बस्तर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी, दो सहयोगी भी इसमें साथ में हैं। नरेश मिश्रा हैं जो कि हमारे बस्तर के ब्यूरो हेड हैं, और मेरे साथ वरुण साखा जी हैं जो कि हमारे इनपुट एडिटर हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। तो इस समय जो है चुनाव एकदम उच्चतम स्तर पर है। पहला फेज़ है बस्तर में। केवल बस्तर ही ऐसा इलाका है जहाँ की इस पूरे इलेक्शन में 2 फेज़ में छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, और बस्तर में 7 तारीख को चुनाव निबट भी जाएंगे। और इतनी खूबसूरत जगह पर है, आप लोग तो इसके पास ही रहते हैं, हम लोग दूर से इसको देखने आते हैं। तो अगर मैं बात करूं मनीष जी, तो इस समय बस्तर को लेके कई सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं। एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी हाल के दिनों में जो उठा है वो धर्मांतरण को लेके है कि 2 तरह के धर्मांतरण वाली बात है। एक तो है कि जो ईसाई जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको लेके आपस में काफ़ी तनाव है, और एक दूसरा ये है कि आदिवासी कहते हैं कि जी हम हिंदू नहीं हैं, और वो कहते हैं जी आप हिंदू हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे ईसाई वाले मुद्दे पर ज़्यादा बात करूँगा, कि क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा बनाया गया या ये सही में जनता के बीच में ये मुद्दा है? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा निश्चित रूप से एक बर्निंग टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में। मुझे लगता है बस्तर का सबसे हॉट टॉपिक है ये। उसके पीछे की जो कहानी ये है कि बस्तर गरीब इलाका है। यहाँ काफ़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बस्तर में डेवलपमेंट की कमी है, जिसका फ़ायदा जो है काफ़ी समय से मिशनरियों के द्वारा उठाया जाता रहा है, और अंदरूनी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि चुनाव के 2 वर्ष पूर्व ये जो इशू जो है वो बड़े पैमाने पर सामने आया, और नारायणपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, इस घटना ने पूरे देश में धर्मांतरण के इशू को और बस्तर में आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण के इशू को काफ़ी गहराया है। इसके पीछे एक और वजह है कि बस्तर चूँकि आदिवासी इलाका है, यहाँ पेसा एक्ट लागू है। पेसा एक्ट को लेकर के आदिवासी लंबे समय से मांग करते आए हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, बाहरी दुनिया से उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर पेसा एक्ट बनेगा तो पेसा एक्ट चूँकि उसमें ग्राम सभाएं सर्वोच्च अधिकार रखती हैं, ग्राम सभाओं के माध्यम से हम ग्राम में एक सामाजिक जो समरसता वो स्थापित कर पाएंगे। और जो कथित धर्मांतरण की जो बात आती है कि लालच से धर्मांतरण हो गया, और उसको लेकर के जो आदिवासियों में एक कहीं ना कहीं असंतोष है, तो मुझे लगता है ग्राम स्तर पर इस असंतोष से निपटा जा सकेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि पेसा एक्ट को जो है सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन आदिवासियों का ये लगातार आरोप रहा है कि पेसा के तहत जो प्रावधान आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की एकता अखंडता को समाहित रखने के लिए जो होने चाहिए, वो कानून जो है वो पेसा एक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसकी वजह से आदिवासियों में इसको लेकर के काफ़ी असंतोष है। और पिछले काफ़ी समय से जब इस प्रकार से गांव में जब ये विवाद की स्थिति आई
कि भाई गांव का पहले तो एससी वर्ग के लोग धर्मांतरित होते थे, बाद में बड़ी संख्या में आदिवासियों में जो धर्मांतरण की प्रवृत्ति बढ़ी तो उससे आदिवासियों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी आबादी अब खतरे में आ गई है, हमारी संस्कृति खतरे में आ गई है। आदिवासी उसको रिवोल्ट किया और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में ओबीसी के बाद हमारा जो जातिगत जो एक अनुपात है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है और उससे हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी संस्कृति की हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब ये इशू जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए चुनाव में भी आ गया और आज चुनाव में इसका एक स्वरूप जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव को भी काफ़ी हद तक ये इशू प्रभावित करेगा। ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। तो ये हमें समझ में आया, मनीष जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया कि देखिए ये एक मुद्दा ये बन सकता है। लेकिन शिव जी एक मुद्दा और भी है कि आदिवासी कहते हैं जी कि हम हिंदू नहीं हैं और एक ये माना जाता है कि नहीं वो हिंदू हैं और ये बीजेपी इस मुद्दे को लेके काफ़ी वो है अग्रसर है, इसलिए काफ़ी अग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि ये उचित है, असल में ये है क्या और ये केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा, असल में ऐसा कुछ है नहीं? देखिए, आदिवासी समुदाय जो है ये पहले शुरू से ही ये प्रकृति के साधक रहे हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। निश्चित तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो इसको लेकर विवाद की स्थिति ये उत्पन्न हुई है, कुछ समाज के लोगों द्वारा इसे मतलब उत्पन्न किया गया है। ये एक टॉपिक लाया गया है कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि शुरू से ही बस्तर के जो आदिवासी हैं ये देवों की जो पूजा की जाती है, देवी देवता, इनके जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो है रीति रिवाज उससे प्रभावित हैं पूरी तरीके से। यहाँ जैसे यहाँ भैरव देव को इन लोग पूजते हैं, जिसे मतलब ये हिंदुओं के भगवान रहे हैं भैरव। इसी तरह से अन्य जो देवी देवता हैं ये सब हिंदू देवी देवता ही हैं, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं या हम सनातनी नहीं हैं। इस तरह का एक भ्रम फैलाकर एक माहौल क्रिएट किया गया। तो ये हम मान सकते हैं कि ये ज़्यादातर एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन आदिवासी हमेशा से, जैसा आपने बताया कि धार्मिक पूजा पाठ करते रहे हैं, तो वो है। लेकिन एक चीज़ बताइए सुरेश जी, पहले जब हम यहाँ पे आते थे कवरेज करने कई सालों पहले तक, एक नक्सलिज्म जो था, वो एक बड़ा मुद्दा होता था। लेकिन आज मैं कल पूरे दिन घूमा हूँ बस्तर में, कांकेर से मैं घुसा और सब जगह होते हुए आया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि जो नक्सलिज्म है या नक्सलवाद है अब यहाँ पर एक मुद्दा बचा है। आप क्या मानते हैं कि ये मुद्दा अभी बचा है या अब इसमें दम नहीं है? पिछली सरकारों ने इस मसले को लेकर अच्छा काम किया है। देखिए, नक्सलवाद अपने आप में जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा है और नक्सलवाद अपने आप में हर चुनाव में मुद्दा बनता है और इसमें जो है नक्सली हमेशा चुनाव का बहिष्कार करते हैं, लेकिन वह करते कुछ नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर उनका जन्म हुआ, पहले था उनका मिशन, अब उनका कमीशन बन गया है। ये हर आदमी जानता है कि नक्सली जो है कुल मिलाकर के भय और खौफ का वातावरण पैदा करना चाहते हैं ताकि उनकी वसूली अच्छी तरह से होती रहे। और सरकार में भी कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक के लोग हों या फिर अफसरशाही हो, जो चाहते हैं कि नक्सलवाद बना रहे और अच्छा फंड आता रहे केंद्र से भी, और लोगों का कुछ भला तो हो नहीं रहा है, क्योंकि नक्सली आज हैं तभी तो इतना फंड आ रहा है और वो हर कुछ न कुछ ऐसा काम कर डालते हैं जिससे खौफ बना रहे। जन अदालत लगाना, लोगों को प्रताड़ित करना, मर तो दोनों तरफ से आदिवासी मर रहा है ना, चाहे पुलिस की गोली से हो चाहे वो नक्सलियों की तरफ से हो। तो नक्सलवाद हमेशा मुद्दा बनता है, लेकिन नक्सली कभी भी अवरोध पैदा नहीं करते, बस कहीं मतपेटी लूट लिए, कहीं जानने वाले जो दल है उनको थोड़ा सा रोक करके मारपीट दिए, यही उनका रहता है। बाकी नक्सली हमेशा से जो नक्सलवाद कभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा मेरे हिसाब से। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो उनके कहते हैं ना, हर चीज़ एक समय के बाद अगर ठीक लाइन पे ना चले तो भ्रष्ट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि जो नक्सलवाद का पूरा जो मूवमेंट था किसी समय में किसी आदर्शों को लेके चला जो अब आके क्या कहते हैं करप्ट हो गया है, अब उसमें वो बात आइडियोलॉजिकली वो दम नहीं रहा, ऐसी बात लगती है? नहीं, पूरी तरह से करप्ट हो गया है। नक्सलवाद पूरी तरह से करप्ट हो गया है। केवल वसूली करना ही उनका उद्देश्य है। बड़े बड़े लीडर, देखिए अभी दो तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं नक्सल समस्या पर। एक तो आंध्र प्रदेश के नक्सली और एक बस्तर के नक्सली। बस्तर के नक्सली भी कई दलम में कमांडर हैं
ये लोग विरोध कर रहे हैं कि जो पैसा आता है सब आंध्रा चला जाता है। आंध्र प्रदेश में जो बड़े बड़े नक्सली हैं, चाहे वो गणपति हो, पहले सीताराम मैया थे, बड़े बड़े लीडर, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, ये हवाई सफ़र कर रहे हैं, अबुझमाड़ आते हैं, अबुझमाड़ में आते हैं और हेलीकॉप्टर से आते हैं, बैठकें होती है। मर कौन रहा है? यहाँ के नक्सली आदिवासी मर रहे हैं। चाहे नक्सली हो वो भी ट्राइबल है और चाहे आदिवासी वो भी ट्राइबल है। तो कुल मिला करके ये भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा। नक्सलियों में भी मतभेद पैदा हो गए हैं और धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ये बस्तर का आदिवासी जाग रहा है और आगे चल के समस्या भी खत्म होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि भले ही किसी ज़माने में बड़े बड़े आदर्शों को लेकर ये शुरू किया गया मूवमेंट हो, लेकिन अब इसमें करप्शन आ गया है, ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं। अब जैसा कि हमारे साथी पत्रकार ने बताया कि इनके लोग काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और जो इसमें पिस रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो यहाँ पर बस्तर के जो आदिवासी हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक अभी ताज़ा एक मुद्दा यहाँ पर उछला है। नगर नार का यहाँ पर स्टील प्लांट हुआ, प्रधानमंत्री जी आए यहाँ पर, उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया यहाँ पर अपोजिशन पार्टी से कि इसका निजीकरण कर दिया जाएगा या इसको सरकार बेच देगी। हम इसको खरीदना चाहते थे लेकिन सरकार हमें नहीं बेच रही, ये प्राइवेट हाथों में बेच देगी। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इतने सालों से, ये इस नैरेशन में कितना सच है या केवल ये एक राजनीति है? पहले तो मैं ये जानूँगा कि इससे यहाँ के लोगों को सही में फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, नगरनार स्टील प्लांट के विषय पे अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि वर्ष 2003 में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना की दिशा में प्रयास शुरू किए गए थे। आज 2023 हो गए, 20 साल। 20 वर्ष में कभी तकनीकी के नाम पर तो कभी दूसरे भूमि अधिग्रहण के नाम पर नगरनार स्टील प्लांट का सपना साकार नहीं हो पाया। चूँकि नगरनार का चयन बस्तर में इसलिए हो पाया क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या का निवास दक्षिण बस्तर की तुलना में कम है और वो शहर तौर पर दे सकते हैं अपनी ज़मीन, इसलिए नगरनार का सिलेक्शन किया गया। और अभी जब नगरनार का सिलेक्शन हुआ तो ये माना गया कि इससे स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, छोटे उद्योगों की स्थापना होगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो नगरनार में जो भूमि देने वाले हैं स्टील प्लांट को, उसकी दर्जनों बेटियां राज्य महिला आयोग और दीगर जगहों पर अपने अधिकारों के लिए दरवाज़ा खटखटा रही हैं। और रही बात नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण या निजीकरण की, तो इसके विनिवेशीकरण और निजीकरण पर स्थानीय जन समुदाय यह मांग कर रहा है केंद्र सरकार से, चूँकि यह एनएमडीसी के अधीन का स्टील प्लांट है, कि वो उन दस्तावेजों को सार्वजनिक करे जिसके दम पर यह बात कही जा रही है कि इसका विनिवेशीकरण या निजीकरण नहीं किया जाएगा। एक और यह बात पिछले दिनों यहाँ प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नगरनार का निजीकरण नहीं किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर इसके विनिवेशीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बोलियां भी बुलाई गई हैं। और यहाँ क्षेत्र की जनता, बस्तर की जनता यह बड़े पैमाने पर मानती है कि नगरनार के विनिवेशीकरण या निजीकरण की आड़ में बस्तर में बड़े औद्योगिक समूहों को यहाँ के विशाल जो खनिज संसाधन है उनके दोहन के मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, ज़रा संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा कि अगर किसी बाहर बड़े औद्योगिक घराने को यहाँ बुलाते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये लोग अडानी का नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता, देखिए वो तो बिड निकलेगी जो भी आएगा, अगर वो यहाँ पर आते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है, आप नगरनार अभी 1 मिनट हटा दीजिए क्योंकि मैं इस सवाल पे आपसे जानना चाहता हूँ जो आपने बात कही, तो उसमें गलत क्या है? देखिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो तो इतना निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहो कि जी यहाँ का आदमी यहाँ से हवाई जहाज उड़ा ले या चला ले, वो कर पाएगा क्या? इतना लोग तो है नहीं। आपको तो इन्वेस्टमेंट किसी भी विकास के लिए बुलाना होता है, तो 2 अलग चीज़ें होनी चाहिए क्या?
कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ की जनता को मिले, उसको इंश्योर करें। इस मामले में मैं यह कहना चाहूँगा कि बस्तर देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। यह सर्वमान्य तथ्य है और बीते वर्षों में जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार है, यह नारा भी बस्तर में अंदर बीहड़ों से लेकर के मैदानी क्षेत्र तक में बुलंद किया गया। इसके पीछे मुख्य वजह यही रही कि नक्सलवाद भी खूब पनपा है यहाँ पर पिछले 1.5 दशक में अगर हम बात करें तो। और जहाँ तक औद्योगिक घरानों की बात है, यह बात बिल्कुल सही है कि पूंजी स्थानीय लोगों के पास कोई 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की नहीं होती, लेकिन यह पूंजी तो निजी घरानों के पास होती है। लेकिन जब तक टाटा को चित्रकूट इलाके में स्टील प्लांट लगाना था, तब तक टाटा ने इस क्षेत्र में बहुत शिक्षण प्रशिक्षण दिया, बहुत इस क्षेत्र में खेलकूद को प्रोत्साहित किया। आज जब टाटा से ज़मीन वापस लेकर के स्थानीय कृषकों को वापस कर दी गई, लौंडीगुड़ा क्षेत्र के 10 गांवों के किसानों को, तो उस स्थिति में टाटा अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो बस्तर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि देश के जो स्थापित औद्योगिक घराने हैं, वो औद्योगिक घराने इनके पिछड़ेपन पर मरहम लगाने कभी भी नहीं आते जब तक कि उनको यहाँ पर अपना लाभ नहीं दिखता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ डिफ़र ज़रूर करूँगा कि ये तो गिव एंड टेक वाली बात होती है कि अगर ये बात सही है कि सबको यहाँ पर मदद करनी चाहिए और जो हमारे पिछड़े इलाके हैं उनको आगे लाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, लेकिन औद्योगिक घराना भी तब यही देखेगा जब उससे कुछ यहाँ से फ़ायदा होगा। ये बात सही है कि वो दोहन ना करे, जल ज़मीन और आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसे कुछ फ़ायदा भी होगा। उसने पूंजी लगाई है तो वो रिटर्न तो पाएगा ही। इसी से जुड़ता हुआ मैं आपके पास एक आता हूँ सवाल कि तुम देख रहे हो मुकेश, वहाँ पे टूरिस्ट देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से जा रहे हैं बोट में, लेकिन मुझे ये बताइए आप कि ये जो इतना सुंदर हमारे पीछे आज हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं और इतना खूबसूरत ये इलाका है, और मैंने जब आपसे ये बात कही आते हुए कि यार ये बहुत खूबसूरत है, तो आपने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं। लेकिन ये क्यों मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर केवल एक ही नाव चल रही है, वो टूरिस्ट वहाँ पर, मेरे कैमरामैन वो दिखाइए, देखिए है, और मुझे यहाँ पर इतना ये खाली सा सब दिख रहा है, जबकि आज शनिवार है, 2 दिन की छुट्टी होती है। और मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि क्या वजह रही कि बस्तर इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी टूरिस्ट या टूरिज़्म के मैप पर उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं उभर पाया? क्यों हम यहाँ की जो राजनीति रही या जो ये के पॉलिटिशियन रहे या जो सरकारें रहीं, उसके लिए इन्होंने काम किया? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ पे देखिए, बीच में जो स्थिति बनी थी बस्तर में, नक्सलाइट समस्या, तो नक्सलियों के समस्याओं को लेकर के जो भी यहाँ पे बातें यहाँ बस्तर से बाहर गईं, वो इस तरह से रहा कि अगर मान लीजिए कोई घटना अंदरूनी क्षेत्र में भी घट रहा है तो लोग ये समझते थे कि जगदलपुर में घटा है, क्योंकि डेडलाइन वही हुआ करता था कि जगदलपुर में, बस्तर में। तो ये जो बातें हैं ये भी काफ़ी प्रभावित किया है पर्यटन को विकास करने के क्षेत्र में, और हमारे नेता इस बात को नहीं पहुंचा पाए जन जन तक कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सली समस्या है, बाकी बस्तर शांत है, और यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जो पर्यटन विभाग के द्वारा प्रयास किया जाना था वो सही ढंग से नहीं किया गया। यही कारण है कि आप अभी भी अगर जाएंगे, कहीं पूछेंगे कि भाई बस्तर जा रहे हैं, तो लोग एक दहशत भरे माहौल का एक आभास करते हैं और उसे देखते हुए ये कहते हैं कि भाई वहाँ तो बहुत नक्सलाइट हैं और वहाँ हमारा घूमना नहीं हो पाएगा, ये है वो है, ठहरने में दिक्कतें आएंगी। नहीं सुरेश जी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर आप दिल्ली में बोलें, उनको तो लगता है कि रायपुर एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही नक्सली मिल जाएंगे उन्हें। लेकिन मैं एक परसेप्शन में आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूँ, है ना नरेश, तुम भी उसमें जुड़ना बाद में, कि कश्मीर आप जानते हैं कितना ज़्यादा आतंकवाद रहा। मुझे लगता है कि यहाँ से तो ज़्यादा खतरनाक रहा। वहाँ तो मारे भी गए विदेशी, एक ज़माना था जब वहाँ पर कोई टूरिस्ट लेकिन वो नॉर्मलाइज हुआ। और इस समय जो पिछला साल गुजरा है, उस समय बताते कि अभी तक के हाईएस्ट टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो देसी हों चाहे विदेशी हों। जब हम इनसे बात कर रहे थे नक्सलिज्म की, तो उन्होंने कहा कि जी ख़त्म हो गया, अब ये मुद्दा उतना बड़ा रहा नहीं है, वो सब करप्ट हो गए हैं। तो जब कश्मीर इस परसेप्शन को बदल सकता है, तो छत्तीसगढ़ और बस्तर क्यों नहीं बदल सकता? जी बिल्कुल बदल रहा है, बस्तर भी बदल रहा है। और वर्तमान में आप देखेंगे
वर्षों से अब बढ़ने लगी है। बीच में मतलब काफ़ी कम संख्या हो गई थी पर्यटकों की, लेकिन अब फिर से बस्तर में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। और निश्चित रूप से जब यहाँ के माहौल से वे वाकिफ़ होते हैं तो और अपने साथियों को भी बताते हैं कि वो स्थिति नहीं है जिस तरह की बातें बस्तर की बाहर निकल के आ रही है। बस्तर भी अब शांत हो चुका है और यहाँ के पर्यटन स्थलों में भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। और हालांकि वो रफ्तार बहुत धीमा है, इसमें और काम होने की आवश्यकता है। एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों में सुविधाएं बनाई गई है और वो सुविधाएं आम जनों का भी हो, इस पर ध्यान केंद्रित कर विकास के कार्य जी। तो नरेश, एक चीज़ इसमें आप जोड़िए कि ये मैं वैसे सारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर एकदम शांत है। मैं यहाँ पर लगातार आता रहा हूँ, मेरा करीब पिछले 15 साल से यहाँ पे लगातार नाता रहा है यहाँ पे, और एकदम शांत है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आपने जो ये परसेप्शन अगर दिमाग में हो, और इतनी खूबसूरत जगह है, ये शो हमने इसलिए यहाँ करने का डिसाइड किया कि हम यहाँ पर आपको खूबसूरती यहाँ की दिखा सकें। ये यहाँ पर भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है, इतना खूबसूरत ये जलप्रपात है कि मैं जब भी आता हूँ तो मन करता है कि इसके सामने बैठ के ध्यान लगाएं, इसकी आवाज़ सुने। तो आप यहाँ पर आइए, कोई खतरा नहीं है, यहाँ पर घूमिए। यहाँ पर ये केवल टेलर है, पूरी फिल्म पूरे बस्तर के जंगलों में फैली हुई है। नरेश, आप लगातार यहाँ पर ऑब्जर्वर रहे हैं, आप देखे हैं, IBC के साथ जुड़े हुए हैं 15 सालों से। क्या वजह रही कि अगर ओवरऑल बिग पिक्चर में हम देखें तो क्या विकास उतना नहीं हो पाया, कनेक्टिविटी उतनी नहीं है? चाहे हवाई जहाज़ को लेकर देख लें, जो यहाँ पे एयरपोर्ट हमने कहा बना है, केवल एक फ़्लाइट चलती है, या ट्रेन की कनेक्टिविटी देख लें, तो क्या इस तरह से विकास नहीं हो पाया या इस सोच के साथ विकास नहीं हो पाया कि हमारा फोकस टूरिज़्म होना चाहिए? जी बिल्कुल सही है सर। और ये हकीकत है कि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को लेकर के ये बात थी कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। तो ये जो एक परसेप्शन रहा है उसने हमेशा ही आकर्षित किया है लोगों को, और ये परसेप्शन आतंकवाद पे भी कई बार भारी रहा है। लेकिन बस्तर इस मामले में अलग रहा है। बस्तर में एक एक्सप्लोर नहीं हुआ, कोई धारणा नहीं बनी, इसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वो चर्चा उस लोगों तक नहीं पहुंची। अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है जब सरकारों ने इस ओर गौर किया कि नक्सलवाद को काउंटर करने के लिए टूरिज़्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, बस्तर की सुंदरता को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी चीज़ हुई कि जब नक्सलवाद का उपाय या उसके लिए लोगों का परसेप्शन, जिससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही थी, उसके लिए टूरिज़्म को बढ़ाया जा रहा है। तो कोई प्लानिंग ठीक नहीं है। टूरिज़्म पर आधारित एक इकोनॉमी, या जिस तरह से कश्मीर या देश के दूसरे क्षेत्रों में, वैसी कोई इकोनॉमिक मॉडल यहाँ तैयार नहीं हुआ है। पिछले कुछ समय से प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन उसका भी असर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कनेक्टिविटी तो है ही। आज भी केवल अगर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पर्यटक सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, पर अगर दिल्ली से कोई बस्तर आना चाहता है तो ना तो उसके दिमाग से परसेप्शन हटा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बस्तर के अधिकांश नक्सल प्रभावित इलाकों में भी नक्सलियों द्वारा पर्यटकों पर हमले किए जाने की घटनाएं न के बराबर हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं बैठती। पर्यटकों के मामले में वे किसी भी इलाके में आसानी से टूरिज़्म कर सकते हैं। सामान्य सावधानी जो दूसरे क्षेत्रों में रखनी होती है वो बस्तर के लिए भी लागू होती है। और कनेक्टिविटी मेजर है। हमारे राजनीतिक नेताओं ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बस्तर को एक आदिवासी परंपराओं, रूढ़िवादी व्यवस्था के दायरे और नए विकास के मॉडल के बीच में जो एक बेहतर समन्वय बस्तर के लिए बनाना था, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को, उसके बीच का समन्वय नहीं हुआ है। और अगर आप सिलसिलेवार देखें, जो आदिवासी नेता मध्य प्रदेश के ज़माने में बड़ी लीडरशिप में रहे, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, चाहे स्टेट छत्तीसगढ़ के जो बड़े मिनिस्टर रहे, उनकी अगर आप आइडियोलॉजी देखेंगे या उनका बस्तर को लेकर के काम करने का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेवलपमेंट का मॉडल देखेंगे, तो ये तस्वीर बड़ी साफ है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी यहाँ पर पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ, तो इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। जबकि कश्मीर में तो ऐसा होता रहा है, लेकिन तब भी वहाँ पर जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, और हम सब मानते हैं जो इस नाव पर बैठे हुए हैं, कि अगर बस्तर को इस मझधार से, पिछड़ेपन के मझधार से अगर बाहर निकालना है, तो एक विकास की और टूरिज़्म को फोकस बनाने की नाव उन्हें चलानी पड़ेगी, जो उनको इस मझधार से बाहर निकाले। वरुण, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हम जब आ रहे थे तो हम आदिवासियों के ऊपर काफ़ी चर्चा हमने की कि एक आदिवासी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर होता है। जो मेन पार्टियाँ हैं, मुख्य पार्टियाँ हैं, वो भी आदिवासियों को फोकस करती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ आदिवासियों को लेकर सर्व आदिवासी समाज जैसे एक निकल आया है, एक पार्टीज उनके लिए। आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है कि जो आदिवासी जो हैं वो कितना मुखर है ये चीज़ें समझने के लिए, या ये केवल एक राजनीतिक चाल है इन लोगों को डिवाइड करने के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए?
यही इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस क्षेत्र को हमेशा ही एक आबादी के ही एंगल से देखा गया है। कभी ये बताया गया है कि भाई जनजातीय क्षेत्र है, आप उसको एक सामाजिक नज़रिए से देखिए, आप उसको एक ज्योग्राफिकल नज़रिए से देखिए, तो ये एक ऐसी प्राइम लोकेशन है बस्तर जहाँ से समुद्र के तट सबसे नज़दीक हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया के जो बड़े शहर होते हैं, जगदलपुर से समुद्र के तट, और एक नहीं दो तट, और ऐसे तट जहाँ हमारे इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं। तो ये ज्योग्राफिकली अगर हम इसको देखते हैं, मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी है। अगर हम आकाशीय मार्ग को देखते हैं तो मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी वाला है, चेन्नई से सीधी कनेक्टिविटी वाला है। तो ये एक ऐसा इलाका है कि इसको सिर्फ जनजातीय नज़रिए से देखना थोड़ा सा दुर्भाग्य है, क्योंकि जनजातीय नज़रिए से आप जब तक देखते रहेंगे तब तक आप सिर्फ संस्कृति, कला और जनजीवन से ऊपर उठ नहीं पाएंगे। और जनजीवन, कला, संस्कृति तभी जीवित और समन्वित हो सकती है या परिवर्धित हो सकती है जब तक कि उसमें आप आर्थिक तंत्र का भी समावेशन करें। आर्थिक तंत्र के समावेशन की बात आती है तो उसके बाद जैसी बातें होने लगती हैं कि निजी घरानों का या दूसरे पूंजीपतियों का निवेश, विनिवेश इत्यादि इत्यादि। चूँकि हम एक जीवन का एक हिस्सा कला होती है, लेकिन जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारा पेट पालन भी होता है, और पेट पालन समय के साथ बदलता है। किसी वक्त कोई जंगल पर निर्भर रह सकता है, लेकिन एक वक्त आता है जब जंगल से पर निर्भरताएँ घटती हैं। ये प्रकृति का सत्य है। वो कभी इंडस्ट्रीज पर निर्भर होता है, कभी खेती पर निर्भर होता है, कभी जंगल के उत्पाद पर निर्भर होता है। तो उस समय काल खंड को समझते हुए यहाँ पर नीतियों का निर्माण की आवश्यकता है। ये एक चीज़ बताइए कि थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, और ये इस राउंड के बाद आखिर में मैं आप सबसे ना ये पूछूंगा कि एक आपका एजेंडा क्या होगा अगर हम सरकार को बोलें। लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि 15 साल यहाँ पर पहले तो एक नया राज्य बना, यही अपने आप में एक बड़ी बात थी, एक अचीवमेंट था यहाँ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। उसके बाद पहले 3 साल एक सरकार रही जो कि विरासत में मिली, उसके बाद चुनाव हुए, फिर लगातार 15 साल एक सरकार रही, उसके बाद वो चली गई 5 साल। तो बेसिकली इस राज्य ने सब तरह का शासन देख लिया है, आप लोगों ने भी देख लिया है। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन करने को कहूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सरकारें यहाँ पर रहीं? क्या वो यहाँ के लोगों की जो आकांक्षा थी उसको पूरा कर पाई? जैसे कि मैं आपको पहले कहूँ कि बस्तर को हमेशा पिछड़ा क्षेत्र कहा गया है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, यही बातें आती हैं सामने बस्तर को लेकर के। लेकिन यहाँ पे आम जनता भी हैं जो विभिन्न समाजों और क्षेत्रों से भी हैं, तो उनको कभी भी राजनीति में कोई महत्व नहीं दिया गया। जैसे कि आप देखेंगे आदिवासियों के लिए योजनाएं बनती हैं, आदिवासियों के लिए योजनाएं आप दिल्ली में बैठ के बनाएंगे, और यहाँ के आदिवासियों को किस तरह का विकास चाहिए उसे आप नहीं लेंगे, वो कभी सफल नहीं होगा ज़मीनी स्तर पे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी आप यहाँ के विकास के लिए बनाते हैं, तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, उनको ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए। अब जैसे कि आदिवासी कह दिए आप, बॉम्बे में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला भी आदिवासी है, और हमारे यहाँ रहने वाला भी आदिवासी है। लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो जो दिल्ली का रहने वाला आदिवासी है वो पूरा उन्नत है, और जो बस्तर का रहने वाला अभी तक रेल नहीं देखा था। अगर मान लीजिए बैलाडीला का लोहा अयस्क नहीं मिलता तो शायद रेल लाइन ही नहीं बिछता बस्तर में। तो आप ये समझिए कि यहाँ का विकास और बाहर के विकास को ध्यान में रखते हुए आदिवासी से मैं ज़्यादा उचित समझूंगा कि यहाँ के मूल निवासियों को केंद्रित करके योजनाएं बननी चाहिए कि हमारा बस्तर का विकास हो और उसका लाभ बस्तर वासियों को मिले। आपने जैसा कि एनएमडीसी का इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगी इसी उम्मीद से लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं, लेकिन उसका लाभ पूरा मिलता नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ चाहे वो निजीकरण हो या कोई शासकीय संगठन चलाए, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बस्तर के बेरोज़गार हैं, जो बस्तर के लोग हैं, उन्हें वहाँ रोज़गार निश्चित रूप से मिले, इसकी व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई ये नियम बने या कानून बने कि पहली प्राथमिकता यहाँ के मूल निवासियों को रोज़गार उपलब्ध कराने की हो। उद्योग घरानों आए या ना आए वो एक सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ के बेरोज़गारों को, यहाँ के मूल निवासियों को जो भी यहाँ पे उद्योग स्थापित होता है वहाँ पे फ़ायदा मिलना चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए। बहुत दीगर बात आपने बोली। देखिए, लेकिन एक चीज़ और है कि बाहर से आए, एनएमडीसी ने किया, लेकिन जो यहाँ की जो संपदा है वो भी बहुत है। यहाँ पे तेंदुपत्ता इतना निकलता है, जंगलों में लोग इकट्ठा करते हैं। फिर यहाँ पर कॉफ़ी, मैंने देखा कि एक कॉफ़े खुल गया है जो कि कॉफ़ी यहाँ पर उगाने लग गए हैं लोग। और भी यहाँ की जो वन संपदा, वन फल फूल वगैरह जो भी हैं, क्या आपको लगता है कि एक, क्योंकि यहीं के लोग उसे करेंगे, यहीं के लोग उगाएंगे और उससे रोज़गार,
इस दिशा में क्या सरकारों ने काम किया है? देखिए, इस दिशा में मेरा ऐसा मानना है कि बस्तर में खनिज संपदा एक पार्ट हो गया और इसके अलावा वन संसाधन और कृषि दूसरा पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के संदर्भ में बस्तर में आज तक अगर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा प्रशासनिक प्रयोग हुए हैं। हम जिन कॉफ़ी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं या पपीता प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो एक कलेक्टर महोदय आते हैं, वो उसको चलाते हैं, दूसरे आते हैं फिर उसको बंद कर देते हैं। तो जो लाभ किसी भी स्थिति में लाभ तो थोड़े दिन के पश्चात ही अर्जित होता है, तो लाभ मिलने से पहले ही वो बाइंड अप कर दिया जाता है सरकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बस्तर में जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, 7 जिलों का संभाग है बस्तर, और 65 से 70% तक औसतन इसकी आबादी है आदिवासियों की। और आदिवासियों के भी अगर हम देखें तो अलग अलग संस्कृतिकरण हुआ है। जो नौकरी पेशा में आ गए हैं वो थोड़ा विकसित हैं, लेकिन अगर हम अंदरूनी एरिया में जाएं तो वहाँ आज भी हमको पिछड़ेपन वाले आदिवासी नज़र आते हैं। तो प्रत्येक आदिवासी को एक ही एंगल से देखने की धारणा से भी हमको बचना होगा। और जो बात श्रीनिवास भाई ने कही कि बस्तर को लेकर के, बस्तर के विकास को लेकर के जो रीति नीति बनाने की योजना है, वो योजना बंद कमरों को में बैठकर बनाने की जगह फील्ड पर जाकर बनाने की दरकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो निकल के आया कि जो योजनाएं बनती हैं वो बंद कमरों में बनती हैं। यहाँ की जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो सोचते हैं समझते हैं, वो ये उसको समझ नहीं पाते अधिकारी, जैसा सर ने बताया। तो और टूरिज़्म में यहाँ पे बहुत काम हो सकता है। आप भी ऐसा मानते हैं? मेरे बगल में बैठे हैं, बिल्कुल टूरिज़्म में का स्कोप है यहाँ पर। देखिए, बस्तर जो है प्राकृतिक रूप से और खनिज संपदा के रूप से जो है बहुत रिच है। और मुझे लगता है कि बस्तर को लेकर के, बस्तर के विकास को लेकर के गंभीर कार्य योजनाओं का कभी भी कोई भी सरकारों ने बनाया नहीं। इससे इतर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दरअसल जिस समस्या के कारण या जो विसंगतियों के कारण छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उसमें बस्तर की बेरोजगारी, बस्तर की जो नक्सलवाद और बस्तर का जो डेवलपमेंट ना होना, ये एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी बस्तर, छत्तीसगढ़ में जो सरकारें हुई हैं, उनके डेवलपमेंट एजेंडे पर बस्तर कभी नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। आज़ादी के 6.5 दशक तक अबूझ बाण का प्रतिबंधित रहना, ये इस बात का द्योतक है कि एक 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र जो अभी तक अनसर्वेड है, उस पर लोगों के आने जाने पर आपने प्रतिबंध लगा दिया। आज भी अबूझमाड़ का सर्वे नहीं हो पाया है। बस्तर में जो टूरिज़्म डेवलपमेंट के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में किसी सरकार ने कोई भी दीर्घकालिक प्लान नहीं बनाया है। आज भी राज्य सरकारों के लिए पर्यटन विभाग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के एंटरटेनमेंट का एक साधन बन करके रह गया है। वो इलाके के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, उस इलाके में टूरिज़्म को लाने के लिए नहीं है, टूरिज़्म के प्रमोट करने को लेकर के नहीं है। इसके ठीक इतर अगर हम देखेंगे, आंध्र प्रदेश का टूरिज़्म देख लीजिए, और अभी जिस तेज़ी से उड़ीसा का टूरिज़्म बढ़ रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों को इस दिशा में देखना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर वहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारण पर्यटन बन सकता है, तो बस्तर की अर्थव्यवस्था में टूरिज़्म एक बड़ा रोल क्यों नहीं प्ले कर सकता। और इस आधार पर हम लोगों को यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं। पूरे विश्व के पर्यटक आएंगे यहाँ पर, और बस्तर की समस्या भी ख़त्म होगी, और कहीं ना कहीं आदिवासी और जो यहाँ मूलवासी जो है, उनके डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की जो हम बात कर रहे हैं, वो उद्देश्य भी सफल होगा। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा एजेंडा निकल के आ रहा है। जिन पार्टियों ने घोषणा कर दी एजेंडा की, वो यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, ऐसी कुछ पार्टियाँ हैं, वो यहाँ से हमसे प्रेरित हो सकते हैं। अब कुछ बड़ी बातों पर बात करते हैं कि जो सरकार है यहाँ पर, वो किसानों के बल पर बहुत है। जो अभी सरकार में थी, वो किसानों के बल पर ही पार्टी सरकार में आई, और अब फिर से वो दाव उन किसानों पर ही लगा रही है।
चाहे वो धान खरीदने की बात हो, चाहे वो लोन को माफ़ करने की बात हो, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दे लोन माफ़ी करना या धान खरीदना सही में यहाँ की समस्याओं के हल हैं या केवल ये वोट जीतने के मुद्दे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से चुनावी स्टंट है। जो ये ऋण माफ़ी वाली बात है, ऋण माफ़ी निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा पिछली जो सरकार अभी जो है उस सरकार को ज़रूर चुनाव में हुआ था और इस बार भी ये घोषणा किए हैं, तो हो सकता है कि एक किसानों का एक वर्ग जो है ये इस और प्रभावित भी हो। लेकिन अगर असल बात की जाए तो ये किसानों के हित में या राज्य के हित में या बस्तर के हित में ऐसा तो कहीं से भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि देखिए ऋण माफ़ी एक आज की स्थिति हम बताएं कि बस्तर ज़िले के जो है 34,000 किसान जो ऋण लिए हुए थे, अब वो अभी तक ऋण उन लोगों ने अदा नहीं किया है। उनके पास नोटिस आ चुके हैं कि ऋण आप समय पर अगर आप नहीं चुकाते हैं ऋण तो उनका धान लिया नहीं जाएगा। अब देखिए ये किस तरह का आश्वासन दिए हैं, राजनीतिक दल कैसे दे रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर अभी धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है और ये संभवतः जनवरी का किसी तिथि में ये समाप्त भी हो जाता है, उसका वो लास्ट हो जाता है। तो अभी ये मतलब जो बैंक वाले हैं जो उन्होंने ये कहा कि यदि आपने पिछले साल का ऋण नहीं पटाया है तो आपसे धान नहीं खरीदा जाएगा। तो अब देखिए चुनाव निपटते निपटते दिसंबर बीत रहा है, अब तो किसान अगर अपना धान दिसंबर तक भी नहीं बेच पाता है तो वो लास्ट में क्या होगा उसका? ऋण माफ़ी के बाद ही क्या किसान धान बेचेगा कि इतने दिन तक वो इंतज़ार करेगा? तो ये मतलब ये किस तरह का ये व्यवस्था है? तो ये भी किसानों के सामने समस्या है। और वैसे भी बस्तर में जो किसान हैं उनकी संख्या सीमित है, क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी वनोपज और इस पर जो है ज़्यादा आश्रित रहते हैं। तो अभी सबसे बड़ी विडंबना की बात है, अभी जैसे एक विषय उठा था तो मैं एक बात ये जोड़ना चाहूँगा कि इतने वर्षों बाद भी किसी भी सरकार ने बस्तर में एक भी वनोपज से संबंधित प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने कोई पहल नहीं की। ये यहाँ के आदिवासियों से सीधी जुड़ी हुई बात है। यदि आप यहाँ जो सरगी होता है जिसे साल कहते हैं, साल बीज, और साल बीज की यहाँ पर खरीदी होती है, उसका प्रसंस्करण केंद्र खोलने का मतलब सब योजनाएं बनती ज़रूर हैं, लेकिन आज तक कभी ये धरातल पर नहीं आए। इसी तरह से महुआ है, ये अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ अभी महुआ के लेकर शुरू हुई है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने भी पाया कि ये इस तरीके की कोई पहल की नहीं है, जबकि इस पर बहुत फोकस तरीके से काम हो सकता था। अब तो 25 साल करीब 23 साल हो गए राज्य को बने हुए। एक आपसे मैं और सवाल लेना चाहूँगा कि बात होती है फ्रीबीज़ की कि भाई हम वोटर को लुभा लें। देखिए आप इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सीधा पैसा नहीं दे सकते, तो क्या है कि आप कान ऐसे ना पकड़ें, आप कान ऐसे पकड़ने लोग ऐसी घोषणाएं करते हैं कि भाई ये मुफ्त मिल जाएगा, इतना पैसे दे देंगे, तो ये धूल झोंकने वाली बात है। आपका क्या मानना है कि क्या इससे जनता या जो लोग को ये लाभ मिल रहा है वो मजबूत होते हैं, या फिर उनके लिए स्किलिंग उनको देना चाहिए, उनको ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक, आप कितने साल तक पैसा दे देंगे, तो ऐसे अवसर पैदा करना चाहिए, वो बेटर है कि फ्रीबीज आपको बेटर है और ये केवल वोट के लिए किया जाता है? देखिए, पहले तो जो घोषणाएं हैं चुनाव का समय वो सबसे पहले बंद होनी चाहिए, क्योंकि बस्तर का आदिवासी या गरीब आदमी सबसे ज़्यादा कर्ज में इसलिए डूबा है क्योंकि शुरू से ही उसको अनुदान और मुफ्त में देने की आदत लगा दिया गया है। शुरू से, आज से नहीं, पंचवर्षीय योजना बनने चाहे जो जिसकी भी सरकार आए। आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले हाल ही में लखमा जी ने कहा था कि 50 करोड़ तेंदुपत्ता में हम सुकमा जिले में बांट दिए। अब 50 करोड़ रुपए गया कहाँ? अगर 1-1 लाख रुपए एक एक आदिवासी मिलता तो लखपति होता। 50 करोड़ उसने अभी ही बांटा है, मतलब कुछ महीने पहले। तो योजना इतनी बनती है, उसका सही क्रियान्वयन बस्तर में नहीं होता। चलिए तो हाँ, ये मैं अब हम बहुत अच्छी चर्चा ये रही। अब मैं आपसे आपका एक एक मुद्दा पूछूंगा कि आपका अगर पूछा जाए तो एक क्या एजेंडा होना चाहिए जो कि आने वाली सरकार को बस्तर में उसको यहाँ पर लागू करना चाहिए।
अब आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है सेम हो, अगर अलग अलग हो तो अच्छा होगा। कम से कम 6 पॉइंट हम सरकार को दे सकेंगे कि उन्हें यहाँ पर करना चाहिए। मैं इस बार आपसे शुरू करता हूँ कि 30-30 सेकंड में क्या एजेंडा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा होना चाहिए वो है विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ये आज इतने वर्षों बाद भी जो है बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, मूलभूत सुविधाओं, कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाएं पहले पहुँचे, उसके बाद गांव के जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो उनकी समस्याएं, जो उनका समाधान होना चाहिए। और सरकार का एजेंडा भी विकास ही होना चाहिए, मेरा ये मान। विकास का मुद्दा सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कनेक्टिविटी और एजुकेशन, ये दो एक बड़ा इशू है। बस्तर में अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, और बस्तर में एयर और ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, और जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत जर्जर है। जब तक आप यहाँ पर सड़कें और शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बस्तर में विकास लायक सोच होगी। एक बात और कहना चाहता हूँ, बस्तर में हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। मुझे लगता है कि IAS IPS जो है ना, बस्तर को प्रयोगशाला बनाए हुए हैं। अब समय आ गया है कि ये प्रयोग बंद होने चाहिए, और जिम्मेदार जो है, जो अधिकारी जो प्रयोग कर रहा है उसके लिए उसको जिम्मेदार बनाना चाहिए, ताकि ये पैसे का अपव्यय रुके और कहीं ना कहीं उनकी प्रयोगशाला जो है बंद हो और उन पैसों से बस्तर का विकास हो। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदार तो बनाना ही चाहिए। जिम्मेदारी हमारे देश में लोगों में नहीं है, ये हमें खुद भी लेनी चाहिए, जो हमारे अधिकारी जो हमें रूल करते हैं उनको भी लेनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी और शिक्षा की बात आपने कही, आपका क्या एक मुद्दा होना चाहिए? 30 सेकंड में बताएं। मेरे हिसाब से बेरोजगारी की समस्या जो है ना, विस्फोटक रूप धारण कर रही है। यहाँ देखिए, NMDC को आए हुए कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए। आज जितने भी लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं सब आंध्र प्रदेश के हैं, क्योंकि मुख्यालय हैदराबाद में है। आज निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अडानी को दे देना चाहिए स्टील प्लांट, क्योंकि इसका विरोध कौन कर रहा है? NMDC के लोग करवा रहे हैं, ताकि निजीकरण न हो और वही लोग, यहीं के लोग, यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा है कुछ। आप देखिए NMDC बैलाडीला का एक आप आंकड़े निकाल लीजिए, बस्तर के आदिवासियों को क्या नौकरी मिला। आज नक्सलवाद क्यों पनप रहा है? क्योंकि बेरोजगार जो है ना, नक्सली बन रहे हैं। आज अगर कोई पढ़ा लिखा गांव का लड़का है, उसको काम नहीं रहेगा तो नक्सली के प्रभाव में आ रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या पर अगर कोई सरकार ठोस वो काम करे तो मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद भी खत्म होगा, और ये जो है ना, ये जो स्टील प्लांट वाली जो और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बढ़िया। बेरोजगार तो एक आया, सबसे बड़ा मुद्दा विकास होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। आपके हिसाब से एक मुद्दा 30 सेकंड में। मेरे दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है। चूँकि बस्तर एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को और आगे तक बढ़ाया जाना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में हम देखें कि देवगुड़ी और मातागुड़ी एक संरक्षण संवर्धन की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होना चाहिए और इसे और ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहिए। इसी प्रकार से जनजातीय जो भाषा बोलियां हैं, इनका संरक्षण संवर्धन का भी प्रयास होना चाहिए। जैसे कि जगदलपुर में बादल अकादमी की स्थापना की गई है आसना में, वैसे ही इसकी स्थापना अन्य जिलों में होना चाहिए। इसलिए कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने का एक लाभ तो ये है कि सीधे सीधे इनका पिछड़ापन दूर हो जाएगा इनकी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन से, और पिछड़ापन दूर होगा तो नक्सलवाद पर कहीं न कहीं प्रहार होगा, जो बस्तर की बड़ी समस्याओं में से एक इंगित की जाती है। तो उनका ये कहना है कि भाई पैसा आ रहा है, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन भी ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए, उसका लाभ पहुंचना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके हिसाब से 30 सेकंड में क्या एजेंडा आपका होगा? देखिए, संतोष सिंह जी ने बहुत अच्छा कहा है, और यही कारण है जो एक धर्मांतरण का भी मुद्दा है बस्तर में। और जब आदिवासी अपने परंपराओं और रूढ़ियों के प्रति आकर्षित होगा, निश्चित रूप से जो बाहरी प्रभाव है, आप ये देखेंगे कि जो धर्मांतरण किए हैं वो प्रसाद नहीं खाना है, गुड़ियों में नहीं जाना है, अपने देवताओं को पूजा नहीं करना है, तो इस तरह की जो बातें फैली हैं और उससे जो समाज विघटन के कगार पे पहुंचा है, और जो आप एक घर में ही दो प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे तो निजात मिलेगा ही। मेरा एक कहना है विशेष रूप से बस्तर को लेकर के कि बस्तर पिछड़ा क्षेत्र है, निश्चित ही आदिवासियों का बाहुल्य क्षेत्र है। इसे मैं समझता हूँ कि विकास के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को सामने ला करके कि
आप किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, उसे अहमियत देते हुए विकास की योजनाएं बननी चाहिए। और रोज़गार में यहाँ के मूल निवासियों को मैं ये कहूँगा खुल के कि भले बाहर का आदिवासी हो, उसे प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर स्थान रिक्त है, अगर नौकरी मिलना चाहिए, बस्तर के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आरक्षण रहना चाहिए आदिवासियों के विकास के लिए, लेकिन वो बस्तर के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए, तभी बस्तर का विकास संभव है। बहुत अच्छी बात है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये प्लीज़ धार्मिक भेदभाव ना कराएं, ऐसा हम लोग का मानना है, यहाँ के पत्रकारों का मानना है। और जो रोजगार के अवसर हों वो स्थानीय लोगों को ही उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ये इस चीज़ का आदमियों को एश्योर करना चाहिए, ये आपका मानना है। हाँ नरेश, आपका एक मुद्दा क्या होगा? जी मुझे लगता है कि कौशल विकास के साथ जो अब जिस तरह से बस्तर धीरे धीरे बदलने की जिस स्टेज पे आ गया है, कौशल विकास के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, इमारतें नहीं, शिक्षक और पेशेवर जो लोग हैं, शिक्षक हैं, वो मिले। और एक बात मैं और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा 30 सेकंड से ऊपर जाकर, बस्तर में जो आदिवासी समाज है या यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, इनमें विश्वास की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारों के बीच चाहे किसी भी योजना को लेकर आए हम तो विश्वास की कमी है। दूसरा, जो आदिवासी समाज है वो एक बैड कंडक्टर है, किसी भी नए प्रयोग के लिए वो जल्दी से बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी स्कीम आए वो इस तरह से प्लान के साथ आएँ और उस ढंग से काम करें। युवा उच्च शिक्षा से पढ़ेगा तो उसका वो बदलाव का सही माध्यम होगा बस्तर के लिए। और एक बात और भी है कि अगर हमारे नेता ये कहते हैं कि सब्सिडी या एक तरह से फ्री बीज देंगे, हम पैसा बांट रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई औद्योगिक घराना आ रहा है, किसी की ज़मीन ले रहा है, तो वो उससे शेयर क्यों नहीं देता, उस ज़मीन के बदले शेयर दे दे। और इसके अलावा अगर आप फ्री बीज या पैसे बांटने की बात कर रहे हैं और आप कर रहे हैं हम सीधे अकाउंट में, खाते में पैसा देते हैं, अगर आप धान खरीदते हैं तो अकाउंट में पैसा देते हैं, तो आप क्यों नहीं जो बस्तर के हिस्से का धन है आबादी के अनुरूप उनके स्थानीय स्तर पर वो पैसा पहुंचाने की कोशिश करें, संभव हो तो प्रति व्यक्ति भी पहुंचाने की कोशिश करें। ये सरकारों और ये अनुदान, सौगातें, प्रेम भेंट जनता के पैसे से जनता को, ये बहुत कारगर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात की नरेश आपने। हाँ वरुण, आपके हिसाब से 30 सेकंड में क्या एक मुद्दा आपकी तरफ से होना चाहिए बस्तर? देखिए, बात बेरोज़गारी की जहाँ हो रही है, बेरोज़गारी देश भर में कभी नहीं जा सकती अगर आपने उसके जड़ को नहीं पकड़ा। उसकी जड़, जैसे नरेश ने बताया कि कौशल विकास को छूने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस तरह से नहीं छुआ गया है। जब तक देश में कौशल विकास को नहीं छुआ जाएगा, नहीं उसको एकेडमिकली उसको उसमें नहीं डाला जाएगा कि हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा कितना % हिस्सा ऐसा है जो हम इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे हम भी एक समाचार चैनल चलाते हैं, आप तो और बेहतर जानते हैं सर, हम अच्छे कारिंदों के लिए कितने तरसते हैं, 50 इंटरव्यू करते हैं। हम महानगर में बैठे हैं, राय बस्तर तो छोड़ ही दीजिए, महानगरों में बैठे, और हम ही नहीं, दिल्ली से चलने वाले तमाम तरह के इंडस्ट्रीज़ को भी आप ले लीजिए, तमाम जगहों पर देखिए आप। और सिर्फ न्यूज़ इंडस्ट्री नहीं बात हो रही है, सभी जगह देखिए। जैसे हम जिस होटल में ठहरे हैं, जहाँ बच्चे हैं, जो वहाँ जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी स्किल नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा खोलने में भी स्किल नहीं है, लिफ्ट चलाने में भी स्किल नहीं है। तो आप सोचिए कि कैसे आप ये कर सकते हैं कि बेरोज़गारी चली जाएगी। रोज़गार हैं, काम है, लेकिन काम करने वाले हाथ भी हैं, पर हाथों में वो हुनर नहीं है, कुशलता नहीं है। एक मैं कहूँगा कि इस पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे नरेश जी भी लोग ढूंढ रहे हैं दो इनके साथ काम करने के लिए, लेकिन वो स्किल लोग यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो अंत में दो चीज़ें मैं कहूँगा। मेरा एजेंडा अगर होगा तो वो टूरिज़्म का होगा। शायद आप में से कोई बोला नहीं तो मैं टूरिज़्म, क्योंकि मेरा मकसद ही यहाँ पर शो करने का ये है कि यहाँ का टूरिज़्म इतना खूबसूरत है, तो ये मुद्दा मेरे पास ही आके गिरा। चांस की बात कह लीजिए या संयोग कह लीजिए, तो ये एक बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। तो जो भी दर्शक ने हमारा ये शो देखा, आपको समझ में आया होगा कि असली मुद्दे यही हैं जो इस नाव पर, इस जलप्रपात के सामने बोले गए। बाकी आप लोगों की बात सुनिए, समझिए, लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो ये पत्रकार जो इतने सालों से बस्तर में काम कर रहे हैं वो समझते हैं, और उसको समझ के आपको वोट देना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को से एक बात और कहूँगा कि वोट देने ज़रूर जाइए, वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि वोट आपके जीवन की सुरक्षा वो करता है, मजबूत करता है, क्योंकि वहीं से आपको ये जो नेता हैं ये आपके लिए काम करेंगे। जिस तरीके से आप अगर इस बोर्ड पर देखें, हर पत्रकार ने ये जैकेट पहनी हुई है। हालांकि ये ऑप्शन था कि आप बिना जैकेट पहने आ सकते थे, लेकिन ये हमारा एक संदेश है आप सबको कि आपकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और ये जो वोट है ये भी आपका एक सुरक्षा का हथियार है।
तो वोट जरूर करें। और आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये चर्चा सुनी, आप चुनाव एकदम चरम पर हैं, आपके पास नेता आएंगे, राजनीतिक पार्टियां आएंगी, अपने वादे लाएंगी, अपने इरादे आपको बताएंगी, कुछ उसमें मुफ्त फ्रीबीज़ वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये चर्चा सुनी तो जो जनता के एजेंडा है, जो होना चाहिए, वो असल में इस नाव से इस जलप्रपात के सामने निकल कर आया। क्योंकि जो ये मेरे सारे साथी बैठे हैं, ये पिछले कई सालों से यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सामने लाते रहे हैं, उनके मुद्दों को अपनी कलम से या टीवी पर लिखते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। तो इनको ज़रूर सोचिए, समझिए और उसके बाद नेताओं की बातों को तोलिए और वोट ज़रूर दीजिए। वोट देना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपका अधिकार है और इस अधिकार के जरिए ही आप अपने लिए सुख, सुविधा और सुरक्षा जुटा सकते हैं। जिस तरीके से सुरक्षा के प्रति गंभीर होते हुए हम लोगों ने भी इस नाव पर ये जैकेट पहनकर ये शो किया। हालांकि ऑप्शन ये था कि हम जैकेट ना पहने, लेकिन हमारा ये संदेश है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, समझदार बनिए और वोट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।